हेलो एंड नमस्कार। आप सभी का अल्फ़ा ऑनलाइन अकेडमी में स्वागत है और हम लोग चर्चा कर रहे हैं पंचायती राज प्रश्नोत्तर शैली में। ग्राम सभा के संदर्भ में असत्य कथन है। तो ग्राम सभा की बैठक वर्ष में न्यूनतम 6 बार होती है, यह कथन सत्य है। कौन कौन सी तारीख की होती है? तो पहला है आपका 23 जनवरी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के अवसर पर। अगला होता है 14 अप्रैल को, भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर। अगला होता है आपका 20 अगस्त को, और फिर आपका होता है 2 अक्टूबर। ये 4 प्रमुख तिथि हैं। इसके अतिरिक्त 2 और विशेष तिथि कौन सी होती हैं? तो जून और नवंबर माह में सुझाई गई तिथि पर। इस प्रकार से ग्राम सभा की जो बैठक होती है वर्ष में न्यूनतम 6 बार होती है। इसके अतिरिक्त और बैठक कब आयोजित की जा सकती है? तो ग्राम सभा में 1/3 सदस्यों के लिखित आवेदन पर 30 दिनों के भीतर ग्राम सभा की बैठक आयोजित की जाती है। इसके अतिरिक्त जनपद पंचायत के अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष या जिलाधीश के कहने पर 30 दिनों के भीतर आपका ग्राम सभा की बैठक आयोजित की जाती है। जनपद पंचायत पदेन सदस्य के रूप में असत्य कथन है। तो जनपद पंचायत का पदेन सदस्य कौन होता है? तो सरपंच होता है। कुल सरपंचों का 20% प्रति वर्ष आपका जनपद पंचायत का सदस्य बनते हैं। कोई विधायक जिसका विधानसभा क्षेत्र पूर्णतः या अंशतः उस क्षेत्र में आता है, वह उस जनपद पंचायत सदस्य का आपका पदेन सदस्य होते हैं, बशर्ते उनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वो पूर्णतः नगरीय नहीं होना चाहिए। तो हमारा राइट आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं। जिला पंचायत पदेन सदस्य के रूप में यदि हम देखते हैं तो सभी जनपद पंचायत अध्यक्ष जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं, यह कथन सही है। आपका वह विधायक जिसका निर्वाचन क्षेत्र पूर्णतः या अंशतः उस जिले के अंतर्गत आता है, तो वह जिला पंचायत का पदेन सदस्य होता है, बशर्ते उसका जो निर्वाचन क्षेत्र है पूर्णतः नगरीय नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार से आपका लोकसभा सांसद जो होते हैं वो जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं, जिनका निर्वाचन क्षेत्र पूर्णतः या अंशतः उस जिले में आता है, बशर्ते जो उनका निर्वाचन क्षेत्र है वो पूर्णतः नगरीय नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार राज्यसभा सांसद जो होते हैं वह भी जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं, यदि उनका नाम संबंधित राज्य के अंतर्गत उस जिले की किसी भी ग्राम पंचायत में दर्ज हो। तो पंचायत चुनाव के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित है? तो 21 वर्ष। नाम निर्देशन पत्र किससे प्राप्त किया जाता है? तो नाम निर्देशन जो पत्र होता है रिटर्निंग ऑफिसर से प्राप्त किया जाता है। नामांकन पत्र का प्रारूप कौन तैयार करता है? तो नामांकन पत्र का जो प्रारूप होता है राज्य निर्वाचन आयोग तैयार करता है। यह रिटर्निंग ऑफिसर से इसे प्राप्त किया जा सकता है तथा इसको जमा किसके पास करना पड़ता है? तो रिटर्निंग ऑफिसर के पास ही जमा करना पड़ता है। जनपद पंचायत पर एक रिटर्निंग ऑफिसर होता है, उसी प्रकार जिला पंचायत पर एक रिटर्निंग ऑफिसर होता है, जिनसे नामांकन पत्रों को हम प्राप्त कर सकते हैं तथा उनके पास आपको जमा भी करना रहता है। आपको जमानत राशि भी रिटर्निंग ऑफिसर के पास ही जमा करना रहता है। नामांकन पत्रों की समीक्षा भी रिटर्निंग ऑफिसर ही करता है। नामांकन पत्र, प्रस्तावक व जमानत राशि के अलावा शपथ पत्र की आवश्यकता किसके लिए होती है? तो नामांकन पत्र, प्रस्तावक व जमानत राशि आपका पंच, सरपंच, जनपद सदस्य तथा जिला पंचायत सदस्य सभी के लिए अनिवार्य हैं। इसके अतिरिक्त जो शपथ पत्र की जो मांग की जाती है केवल और केवल सरपंच से की जाती है। ग्राम पंचायत ए से पंच और सरपंच पद के उम्मीदवार के लिए जमानत राशि देय होगी। यदि कोई व्यक्ति पंच व सरपंच दोनों के लिए चुनाव लड़ता है, तब उनसे आपका सरपंच पद की जो जमानत राशि है 1000 रुपये केवल वहीं ली जाएगी। 50 रुपये अतिरिक्त पंच पद के लिए नहीं लिया जाएगा। नाम निर्देशन पत्र रिटर्निंग ऑफिसर से प्राप्त किया था, यह कथन सत्य है।
उन्हीं के पास जमा भी करना होता है, यह कथन भी सत्य है। आपका जमानत राशि रिटर्निंग अधिकारी के पास ही जमा किया जाता है, यह कथन भी सत्य है। प्रतिदिन खर्च का ब्यौरा आपको रिटर्निंग अधिकारी को देना आवश्यक है, यह कथन भी सत्य है। नामांकन पत्रों की समीक्षा कौन करता है? तो रिटर्निंग अधिकारी करता है। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। नामांकन पत्रों का पुनरीक्षण कौन करता है? ठीक है, रिटर्निंग अधिकारी जो होता है नामांकन पत्रों की समीक्षा करता है। तो समीक्षा के बाद आपका उम्मीदवार के जो नामांकन है उसको रिटर्निंग अधिकारी अगर गलत पाता है तो उसे अवैध भी घोषित कर सकता है। यदि वैध पाता है तो उसकी अंतिम सूची प्रकाशित की जाती है। तो यदि रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा जारी किए गए वैध मत व अवैध मत दोनों प्रकार की सूची जारी की जाती है, तो जिनका नामांकन आपका रिटर्निंग अधिकारी द्वारा खारिज किया गया है वे आपका ग्राम पंचायत के मामलों में, कहने का तात्पर्य है पंच या सरपंच, यदि उनके नामांकन पत्रों को रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा अवैध घोषित किया जा चुका है तो वह इस मामले में एसडीएम या एसडीओ से अपील कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा जनपद पंचायत सदस्य के नामांकन पत्रों को खारिज किया गया हो तो वे जिला कलेक्टर से इसकी अपील कर सकते हैं। जिला पंचायत सदस्य के नामांकन पत्रों को यदि रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा अवैध घोषित किया गया है तो वे इसके पुनरीक्षण हेतु संचालक पंचायत में अपील कर सकते हैं। तो यह है आपका नामांकन पत्रों का पुनरीक्षण। नामांकन पत्रों के अवैध घोषित किए जाने पर उसकी पुनः जांच हेतु हम किससे अपील कर सकते हैं? तो ग्राम पंचायत के मामले में हम एसडीएम या एसडीओ को अपील कर सकते हैं। जनपद पंचायत के मामलों में जिला कलेक्टर तथा जिला पंचायत के मामलों में संचालक पंचायत से अपील किया जाता है। अभिकर्ता की बात करें तो कोई भी पंचायत प्रतिनिधि जो चुनाव लड़ता है वो उसे 3 प्रकार के अभिकर्ताओं की नियुक्ति करनी रहती है। एक होता है निर्वाचन अभिकर्ता, जो वह अधिकतम 2 नियुक्त कर सकता है। उसी प्रकार होता है मतदान अभिकर्ता, जो वह अधिकतम 2 नियुक्त कर सकता है। तीसरा होता है मतगणना अभिकर्ता, जो वह अधिकतम 2 नियुक्त कर सकता है। प्रत्याशी द्वारा निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति अनिवार्य नहीं है, क्योंकि यह प्रत्याशी के चुनाव प्रचार प्रसार में सहयोग करता है। तो वह प्रत्याशी के ऊपर निर्भर है कि वह इसकी नियुक्ति करता है या नहीं करता है। लेकिन किसी भी परिस्थिति में मतदान अभिकर्ता व मतगणना अभिकर्ता की नियुक्ति जो होती है वह अनिवार्य होती है, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार के मतदान स्थल पर हुई गड़बड़ी के आप आरोप प्रत्यारोप न करें। इसीलिए निष्पक्षपूर्ण आपका चुनाव संपन्न कराने के लिए, इसमें पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मतदान अभिकर्ता व मतगणना अभिकर्ता की नियुक्ति आपका प्रत्याशी द्वारा किया जाना अनिवार्य होता है। चुनाव चिन्हों के असंगत आवंटन पर चुनाव चिन्ह का निर्धारण आपका राज्य निर्वाचन आयोग करता है, जिसका आपका वितरण करता है कौन? रिटर्निंग अधिकारी। यदि तथा यह जो आपका चुनाव चिन्ह का आवंटन जो होता है अल्फ़ाबेटिकल आधार पर होता है। प्रत्याशी के अंग्रेजी अक्षर के नाम के पहले अक्षर के आधार पर। यदि इस मामले में चुनाव चिन्हों का आवंटन प्रत्याशी को लगता है कि गलत तरीके से किया गया है तो ग्राम पंचायत के मामलों में पंच सरपंच जिला निर्वाचन अधिकारी से अपील कर सकते हैं, तथा जनपद पंचायत के मामलों में जनपद पंचायत सदस्य प्रत्याशी संभाग आयुक्त से अपील कर सकते हैं, तथा जिला पंचायत के मामलों में आपका जिला पंचायत सदस्य या जो आपका प्रत्याशी है वह राज्य निर्वाचन आयोग से अपील कर सकते हैं। चुनाव चिन्ह का निर्धारण कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग। चुनाव चिन्हों का निर्धारण आपका राज्य निर्वाचन आयोग करता है। चुनाव चिन्ह का आवंटन कौन करता है? तो रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा किया जाता है अल्फ़ाबेटिकल क्रम में।
चुनाव चिन्हों के असंगत आवंटन पर अपीली अधिकारी से हम अपील कर सकते हैं कि चुनाव चिन्ह का जो आवंटन है सही तरीके से नहीं किया जा रहा है रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा। तो इस मामले में आप अपील या शिकायत कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं? तो ग्राम पंचायत के मामलों में जिला निर्वाचन अधिकारी, जनपद पंचायत के मामलों में संभागीय आयुक्त तथा जिला पंचायत के मामलों में राज्य निर्वाचन आयोग से अपील करना पड़ता है। यदि पंचायत प्रमुख अनारक्षित वर्ग से है या सामान्य वर्ग से है तो पंचायत का जो उप प्रमुख होगा वह निश्चित रूप से या अनिवार्य तौर से वह आरक्षित वर्ग का ही होना चाहिए। कहने का तात्पर्य है, यदि सरपंच हो गया या जनपद पंचायत अध्यक्ष हुआ या जिला पंचायत अध्यक्ष हो गया, यदि इस पद पर सामान्य वर्ग का व्यक्ति है तो उसका जो उप प्रमुख होगा, उप सरपंच होगा, उपाध्यक्ष होगा, तो वह निश्चित रूप से आरक्षित वर्ग का होना चाहिए, जैसे कि SC, ST, OBC या महिला। कोई व्यक्ति यदि 2 पदों पर निर्वाचित होता है तो बाद में निर्वाचित होने वाले पद की तिथि से 10 दिनों के भीतर विहित प्राधिकारी को, जो सामान्यतः एक कलेक्टर होता है, उसको उसकी जानकारी देनी रहती है। पंचायतों का प्रथम सम्मेलन कब आयोजित होता है? तो चुनाव परिणाम प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर पंचायतों का प्रथम सम्मेलन आयोजित किया जाता है। इस सम्मेलन में आपका नवनिर्वाचित जो पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य तथा जिला पंचायत सदस्य होते हैं उनको शपथ दिलाया जाता है। साथ ही आपका ग्राम पंचायत में उप सरपंच तथा जनपद पंचायत में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष तथा जिला पंचायत में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव कराया जाता है। पंचायत का प्रथम सम्मेलन आपका चुनाव परिणाम प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर बुलाया जाता है। यह सम्मेलन विहित प्राधिकारी, ग्राम पंचायत के मामलों में सचिव, जनपद पंचायत के मामले में CO तथा जिला पंचायत के मामले में CO द्वारा यह आहूत की जाती है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता विहित प्राधिकारी द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि सभी नवनिर्वाचित आपका पंच, सरपंच व सदस्य गण रहते हैं जो इस पद की अभी शपथ नहीं लिए हैं, इसलिए इस सम्मेलन की अध्यक्षता विहित प्राधिकारी द्वारा ही की जाती है। प्रथम सम्मेलन में नवनिर्वाचित पंचों का या पंचायत प्रतिनिधियों का आपको शपथ दिलाया जाता है तथा उनके अध्यक्ष एवं उपाध्यक्षों को अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है। पंचायत की सामान्य बैठक माह में कितने बार होती है? तो न्यूनतम 1 बार। पंचायत की जो बैठक है, ग्राम पंचायत की बैठक बोलें या जनपद पंचायत की बैठक बोलें या जिला पंचायत की बैठक बोलें, तो प्रति माह न्यूनतम 1 बार यह बैठक कराया जाना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त पंचायत में बैठक बुलाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो पंचायत प्रमुख की होती है, जैसे कि ग्राम पंचायत में सरपंच, जनपद पंचायत में अध्यक्ष तथा जिला पंचायत में अध्यक्ष की होती है। यदि पंचायत प्रमुख आपका बैठक बुलाने में असमर्थ होते हैं तो विहित जो प्राधिकारी होता है, सचिव या CO, आपका पिछली बैठक की तारीख से 25 दिन जो 25 दिन होते हैं वह बीत जाने के बाद आपका अगली बैठक की सूचना आपका जारी करते हैं। और यदि पंचायत प्रमुख लगातार 3 बैठक बुलाने में असमर्थ रहते हैं या बुला नहीं पाते हैं तो उनके विरुद्ध धारा 40 के तहत पद से हटाने की कार्यवाही की जा सकती है। पंचायत सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? तो पंचायत प्रमुख करते हैं। यदि पंचायत प्रमुख अनुपस्थित हैं तो पंचायत उप प्रमुख करते हैं। यदि पंचायत उप प्रमुख अनुपस्थित हैं तो निर्वाचित पंच या सदस्यगण पंचायत सम्मेलन की अध्यक्षता करते हैं। पंचायतों की जो विशेष बैठक होती है वह पंचायत सदस्यों के आधे से अधिक सदस्यों के लिखित आवेदन पर 7 दिनों के भीतर आयोजित की जाती है। यदि पंचायत प्रमुख आपका सम्मेलन आहूत नहीं कर पाता है
तो आवेदन करने वाले जो सदस्यगण हैं वह स्वयं ही बैठक आहूत कर सकते हैं और इसकी जो सूचना होती है विहित प्राधिकारी द्वारा जारी करा दी जाती है।